हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका प्रीवियस ईयर का यानी 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक बायस या पश्चदिशिक बायस का क्या अर्थ है। आवश्यक परिपथ आरेख भी बनाइए। What is the meaning of forward bias and reverse bias for a PN junction diode? Draw necessary circuit diagram also. तो आपको क्या करना है, आपको पीएन जंक्शन डायोड बनाना है जो कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होगा, यानी अग्रदिशिक और जो है पश्चदिशिक होगा। और आपको इसके लिए जो है सर्किट डायग्राम जो है वो भी बताना है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से जो है डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपके पास डायग्राम है। इस तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होता क्या। A PN junction diode is said to be forward bias when the positive terminal of a cell or battery connected to the P side of the junction and the negative terminal of the N side। यानी अगर हम पीएन जंक्शन डायोड की बात करें तो ये फॉरवर्ड बायस होता है। कब होता है? जब सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी साइड से कनेक्टेड है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एन साइड से कनेक्टेड होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपकी फर्स्ट फिगर है, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि पीएन जंक्शन का जो पी है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो एन साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। When diode is forward biased, the depletion region narrows and consequently the potential difference lowers। यानी जब आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो ऐसे केस में क्या होता है, जो डिप्लीशन रीजन होता है वो पतला हो जाता है और जो पोटेंशियल बैरियर है वो कम हो जाता है। This causes the maturity charge carrier of each region to cross each other into the other region। यानी इससे क्या होता है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है यानी वो चार्ज कैरियर जो कि ज्यादा मात्रा में है वो उस रीजन से आर पार जा सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल फ्रॉम एन साइड टू पी साइड एंड गोज टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एन साइड से पी साइड तक चल जाते हैं, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक चल जाते हैं। The holes that travel from P side to N combine with the electron injected into the N region from the negative terminal of the battery। और जो holes होते हैं जो कि P साइड से यानी पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करते हैं, वो कंबाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें N रीजन में यानी जो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का है उसका जो एन रीजन है वहां पे इंजेक्ट करते हैं। दिस वे डायोड कंडक्ट्स व्हेन फॉरवर्ड बायस। और इस तरीके से जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है इस तरीके से वो कंडक्शन करता है, यानी जो बिजली है या जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है उनका कंडक्शन करता है। अब हम बात करते हैं रिवर्स बायस पीएन जंक्शन की। तो आप पीएन जंक्शन डायोड is said to be reversed bias when positive terminal of a cell or a battery is connected to N side junction and the negative terminal to P side। यानी पीएन जंक्शन को हम रिवर्स बायस कहते हैं। कब कहते हैं, जब पॉजिटिव टर्मिनल सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जंक्शन के एन साइड से कनेक्ट होता है, उससे जुड़ा होता है, और जब इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है यानी एन साइड जो है वो जो आपका जंक्शन का एन साइड है वो जो है
आपका किससे कनेक्ट है, आपका पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो पी साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। When reverse bias, the depletion region widens and the potential barrier increases. अब रिवर्स बायस में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर ब्रॉड हो जाती है, मोटी हो जाती है, और जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी बढ़ जाता है। द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी एक्सर्ट्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टू ईच अदर। अब इसमें क्या होता है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उन पे जो बैटरी है वो क्या करता है, पोलैरिटी डालता है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि जो बैटरी की पोलैरिटी है वो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसको खींचते हैं। द होल्स इन द पी रीजन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड इन द पी रीजन फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो होल्स है पी रीजन के, पॉजिटिव रीजन के जो होल्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इंजेक्ट हो जाते हैं पी रीजन से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसकी तरफ वो चले जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन गोज टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पी एन रीजन में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एन रीजन में होते हैं वो जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का उसकी तरफ चले जाते हैं। In this way, the majority charge carrier concentration in each region decreases. इस कारण क्या होता है, जो majority charge carrier होते हैं दोनों साइड, उनकी जो concentration है वो कम हो जाता है against the equilibrium value, and the reverse bias junction diode has a high resistance. और अगर हम बात करें रिवर्स बायस जंक्शन की, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, यानी ज्यादा होता है। Thus the diffusion current across the junction becomes zero. और इस कारण क्या होता है, जो diffusion current होता है वो जीरो हो जाता है। Thus the diode does not conduct when reverse bias and is said to be in quiescent or non-conducting state. It acts as an open switch. और फिर क्या होता है, जो diffusion current है वो जीरो हो गई, तो इस कारण क्या होता है, जो डायोड होता है वो कंडक्ट नहीं कर पाता, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये रिवर्स बायस की कंडीशन है ये एक ओपन स्विच की तरह काम करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैद्युत विभव की परिभाषा एवं मात्रक बताइए। राइट द डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दो विद्युत आवेश क्रमशः 0.12 माइक्रो कूलम तथा -0.06 माइक्रो कूलम के हैं तथा परस्पर 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों के मध्य बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। 0.2 माइक्रो कूलम के एक अन्य आवेश को अनंत से मध्य बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना होगा। राइट द डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव की आपको परिभाषा लिखनी है और उसकी यूनिट लिखनी है। 2 point charges of 0.12 microcoulomb and -0.06 microcoulomb respectively are situated mutually at the distance of 3 meters. यानी ये दो चार्जेस है, ये आपस में 3 मीटर की दूरी पे है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द मिडल P ऑफ बोथ। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। हाउ मच वर्क विल बी डन टू ब्रिंग अनदर चार्ज ऑफ 0.2 माइक्रोकूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू द मिड पॉइंट P। आपको ये बताना है कि आप कितना कार्य करेंगे किसी एक चार्ज को लाने में इंफिनिटी से इस पॉइंट P पे, और उस चार्ज का जो वैल्यू है वो है 0.2 माइक्रोकूलम। सबसे पहले हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये हम लिख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन to move a unit positive charge from infinity long distance to that point। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, किसकी बात करें,
वैद्युत विभव की बात करें तो वैद्युत विभव किसी भी एक बिंदु पे वह कार्य है जो कि किसी धनात्मक आवेश को जो है इन्फिनिटी से यानी अनंत से लाने में जितना कार्य किया जाता है उसको हम वैद्युत विभव कहते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो वोल्ट होती है और इसे हम जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, दो चार्ज है Q1 Q2, क्या है, दो आवेश है Q1 और Q2। Q1 की वैल्यू है 0.12 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू है -0.06 माइक्रोकूलम। अब इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है P, मिड पॉइंट है P। इनके बीच की जो दूरी है वो 3.0 मीटर है। तो आपको क्या क्या दिया गया है, आपको Q1 की वैल्यू दी गई है जो कि 0.12 माइक्रोकूलम है, Q2 दिया गया है -0.06 माइक्रोकूलम। अब अगर हम बात करें R की तो दोनों जो है, क्योंकि मिड पॉइंट क्या है P पे है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1.5। अब अगर हमें क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पे, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे, Q1 अपॉन R प्लस Q2 अपॉन R। अब अगर हम बात करें Q1 और Q2 हमारे पास माइक्रोकूलम में है, इसे हम कूलम में अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.12 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और Q2 की वैल्यू हो जाएगी -0.06 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो अब हम सारी की सारी वैल्यूज इसमें रख देंगे। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10⁻⁹, 0.12 अपॉन R जो है 1.5 है, प्लस या आप इसे यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं अभी, -0.06 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1.5। अब हम इससे 10⁻⁻6 को बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, 10.12 अपॉन 1.5, सॉरी 0.12, 0.12 प्लस माइनस 0.06 अपॉन 1.5,
इंटू 10⁻⁻⁶, 9 इंटू 10⁻³ 1.5 कॉमन आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 0.06 अपॉन 1.5 इंटू 9 इंटू 10⁻³। अब इसे सॉल्व करेंगे, वन अपॉन 25 इंटू 9 इंटू 10⁻³ 0.36 इंटू 10⁻³ वोल्ट या 3.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट, सॉरी 2 वोल्ट। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आपको ये पूछा गया है कि जो आपका 0.2 माइक्रोकूलम का यानी 0.2 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है, आवेश है, अगर उसे हम इंफिनिटी से इस मिड पॉइंट P तक लेके आए तो कितना कार्य होगा। यानी हमें W की वैल्यू निकालनी है, वर्क डन यानी कार्य Q इंटू V हो जाएगा। 0.2 माइक्रोकूलम जो है आपका चार्ज है, V की वैल्यू आई हमारी 3.6 इंटू 10⁻²। इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका W यानी वर्क डन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा का क्या तात्पर्य है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस इन एन एसी सर्किट। यानी एक एसी सर्किट है, प्रत्यावर्ती धारा है, उसमें प्रतिघात और प्रतिबाधा यानी रिएक्टेंस और इम्पीडेंस में का मीनिंग क्या होता है। दर्शाइए कि एलसी परिपथ के मुक्त दोलनों में संधारित्र एवं प्रेरक में संचित ऊर्जाओं का योग समय के बदलने पर भी नहीं बदलता। शो दैट in the free oscillations of an LC circuit the sum of energy stored in the capacitor and the inductor is constant in time। यानी आपको ये दिखाना है कि जब LC सर्किट फ्री ऑसिलेशन यानी मुक्त दोलन करता है तो उसमें जो एनर्जी है, ऊर्जा का जो स्टोर है कैपेसिटर में, इंडक्टर में, वो कांस्टेंट होता है, यानी समय के साथ बदलता नहीं। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंस और इम्पीडेंस के बारे में समझते हैं कि रिएक्टेंस और इम्पीडेंस होता क्या है। ये लिखेंगे हम सबसे पहले। तो रिएक्टेंस की बात करें यानी प्रतिघात की बात करें तो रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू एसी करंट बाय इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर ओनली। यानी जो प्रतिघात होता है, प्रतिघात जो है, रिएक्टेंस जो है वो प्रतिरोध है जो कि किसी प्रत्यावर्ती धारा में जो है इंडक्टर्स और कैपेसिटर यानी संधारित्र और प्रेरक के द्वारा जो है जो ऑफर किया जाता है, जो संचारित किया जाता है। अब अगर हम इम्पीडेंस की बात करें यानी प्रतिबाधा की बात करें तो प्रतिबाधा जो होता है वो सम होता है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का, यानी ये योग होता है किसका, प्रतिरोध का और प्रतिघात का। यानी जो इंडक्टर है, प्रेरक है, उसके द्वारा जो प्रतिघात उत्पन्न हुआ है उसका योग होता है आपका प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस।
अब हमें क्या करना है, हमें जो है फ्री ऑसिलेशन में एलसी सर्किट में सम ऑफ एनर्जी निकालना है कि जो आपका कैपेसिटर और इंडक्टर है, संधारित्र और प्रेरक है, इसमें कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा स्टोर हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। ये क्या है, आपका कैपेसिटर और ये है आपका इंडक्टर। इस तरीके से इसमें जो है धारा प्रवाहित हो रही, करंट फ्लो कर रही। तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि जो आपका जो आपका कैपेसिटर है, संधारित्र है, वो चार्ज है, ठीक है। लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड इनिशियली। मान लेते हैं कि शुरुआत में संधारित्र आवेशित होता है, यानी चार्ज होता है। तो अगर हम बात करें एट एन इंस्टेंट, अब हम बात करते हैं एक इंस्टेंट पे, एक टाइम पे, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, यानी एक कैपेसिटर में चार्ज। किसी समय में संधारित्र का आवेश, तो हम इसे Q मान लेते हैं। Q बराबर Q नॉट कॉस ओमेगा टी होगा। अब अगर हम बात करें करंट की, यानी धारा की, तो I जो है, I करंट होता है, ये हो जाएगा आपका dQ बाय dt। यानी आप डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे Q नॉट कॉस ओमेगा टी का। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा Q नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी, यानी ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन होगा, अवकलन होगा। अब हम बात करते हैं एनर्जी इन कैपेसिटर, यानी जो कैपेसिटर है, संधारित्र है, उसमें ऊर्जा कितनी होगी। तो ये आपका Q स्क्वायर अपॉन 2C होता है। Q की वैल्यू है Q नॉट कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर अपॉन 2C, Q नॉट का स्क्वायर अपॉन 2C कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसी तरीके से अगर हम प्रेरक की बात करें, इंडक्टर की बात करें, तो उसमें जो एनर्जी होगी वो UL से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपकी हाफ LI स्क्वायर होगी, हाफ L I का स्क्वायर Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Q नॉट बाय 2 ओमेगा स्क्वायर L साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमें एक बात पता है कि जो ओमेगा है वो बराबर होता है अंडर दी रूट 1/LC के। अब इसे आप स्क्वायर करेंगे, वर्क कर देंगे दोनों साइड, तो आपका ये इस तरीके से हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर L बराबर 1/C। तो अब हम क्या करेंगे, UL में इसकी वैल्यू रख देंगे। तो UL जो है आपका Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर L 1/C हो जाएगा।
साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, यानी कुल ऊर्जा यूसी प्लस यूएल, यानी योग होगा किसका, कैपेसिटर के कारण या कैपेसिटर में जो ऊर्जा है और इंडक्टर यानी प्रेरक में जो ऊर्जा। अब अगर हम बात करें यूसी की, तो यूसी की जो आपकी वैल्यू है क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c कॉस स्क्वायर ओमेगा है। वही हम यूएल की बात करें तो इसकी वैल्यू जो है क्यू नॉट बाय 2 ओमेगा स्क्वायर एल साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, यानी इसकी जो वैल्यू है आपकी वो फाइनली क्या आई है, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 सी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब दोनों में हम क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c को कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 होता है, तो ये हमारे पास क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c आ जाएगा जो कि क्या है, कांस्टेंट है, यानी जो चेंज नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई, यानी U जो आ गया आपका कैपेसिटर और इंडक्टर में वो कांस्टेंट। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्वाप प्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व को उदाहरण सहित समझाते हुए परिभाषित कीजिए। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बाय एक्सप्लेनिंग विद एग्जांपल्स, यानी आपको सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझाना है उदाहरण के साथ। किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड के धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है, यानी कोई परिपथ है, कोई सर्किट है, उसमें जो करंट है वो 5 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक 1 सेकेंड में जो है कम होती है। यदि औसत प्रेरक विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है, यानी अगर एवरेज ईएमएफ जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो 200 वोल्ट है, तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। यानी आपको क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है कि सर्किट में सेल्फ इंडक्टेंस या स्वप्रेरक कितना हो। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है। Self inductance is defined as the property of the coil due to which it opposes the change of current flowing through it. यानी सेल्फ इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है किसी भी कुंडली का यानी कॉइल का, जिसमें उससे जो करंट फ्लो हो रही है, जो धारा प्रवाहित हो रही है, अगर उसमें कुछ बदलाव आता है तो ये उसे जो है रोकने की कोशिश करता है। Inductance is attained by a coil due to self-induced EMF produced in the coil itself by changing the current flowing through it. अगर हमें इंडक्टेंस को, यानी कोई भी कॉइल में जो इंडक्टेंस है, जो कि सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है, यानी स्वप्रेरक विद्युत वाहक बल के कारण जो किसी भी कॉइल में हो रहा है, इसे हम बदल सकते हैं कैसे, करंट को या करंट का जो फ्लो है उसे उससे चेंज करें। इट्स गिवन बाय द फॉलोइंग, इसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं, E बराबर L di बाई dt। तो यहाँ पे जो E है वो आपका ईएमएफ है, यानी विद्युत वाहक बल, L क्या है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, और di बाई dt आपका करंट यानी धारा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट इन द अदर कॉइल। यानी ये क्या होता है, ये दो कॉइल्स या दो कुंडली की वो
गुण है जिसके कारण अगर एक कॉइल में जो करंट है वो चेंज होता है, एक कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है वो दूसरे के कारण होता है। और यू कैन से इन द नेबरिंग कॉइल व्हेन द करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज चेंजिंग, यानी अगर पास वाला जो कॉइल है, कुंडली है, उस पे अगर धारा में परिवर्तन आ रहा है, द फ्लक्स सेट अप इन द कॉइल, जो कॉइल है उसमें फ्लक्स जो हो जाएगी वो प्रोड्यूस होने लग जाएगी, उत्पन्न होने लग जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग फ्लक्स EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल कॉल्ड म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। और इस चेंज के कारण दूसरी कॉइल में, दूसरी कुंडली में जो है वो फ्लक्स, जो चेंजिंग फ्लक्स है, इसके कारण EMF जो है वो, यानी विद्युत वाहक बल जो है वो उत्पन्न हो जाएगा दूसरी कॉइल में, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। यानी इस EMF को हम म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इस फिनोमेना को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। In short, flux through second coil is directly proportional to the current flowing in the first coil, which is given by the following expression। यानी अगर हम बात करें फ्लक्स की, तो सेकेंड कॉइल में यानी दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किस पे निर्भर कर रहा है? वो जो पहली कॉइल में जितनी धारा जो है फ्लो हो रही है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। जिसे हम इस तरीके से दर्शाते हैं, phi2 बराबर M21 I1, phi1 बराबर M12 I2, जहाँ पे phi1 और phi2 क्या है? फ्लक्स है पहली और दूसरी कॉइल से, और I1 और I2 जो है वो करंट है पहली और दूसरी कॉइल में, और M12 और M21 क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। अब हमें इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो करना है। तो सबसे पहले हमें जो न्यूमेरिकल में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें करंट की वैल्यू में चेंज, यानी जो धारा में परिवर्तन आ रहा है वो दिया गया है, टाइम दिया गया है, और विद्युत वाहक बल दिया गया है। यानी हमें करंट की इनिशियल वैल्यू यानी I की वैल्यू दी है 0.0 एम्पियर, करंट की फाइनल वैल्यू दी है 5.0 एम्पियर यानी 5 एम्पियर, टी टाइम दिया है 0.1 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड, और जो एवरेज EMF है यानी औसत विद्युत वाहक बल आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? 200 वोल्ट। अब हम ये जानते हैं कि E बराबर L di/dt होता है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? सेल्फ इंडक्टेंस यानी L निकालना है। तो L की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी E अपॉन di/dt के। L बराबर E की वैल्यू 200 di/dt IF माइनस II अपॉन T होगा। तो 200 नीचे आपका आया 5.08 माइनस 0.1 एम्पियर अपॉन टाइम आपका 0.1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200 5 0.1 यानी 4.0 या 400। तो ये आपका इस केस में विद्युत वाहक बल आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं?
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स? प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग के द्विक स्लिट प्रयोग का विवरण दीजिए तथा फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। Describe the Young's double slit experiment for interference of light and obtain an expression for fringe width। यानी आपको ये बताना है कि प्रकाश तरंग का व्यतिकरण क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है, और आपको जो है एक्सप्रेशन निकालना है फ्रिंज विड्थ का। अब अगर हम बात करें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो जो आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है वो when two light waves from different coherent sources meet together, then the distribution of energy due to one wave is distributed by other. This modification in the distribution of light energy due to superposition of two light wave is called interference of light। यानी प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? जब दो लाइट यानी दो प्रकाश की तरंगे जो कि अलग अलग कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही है, वो जब आपस में मिलती है और उसमें जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो दोनों आपस में क्या करती है, सुपर इम्पोज कर देती है। इसको हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं, यानी प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। Condition 1, the two sources of light should emit continuous wave of same wavelength and same time period, that is the source should have phase coherence। यानी पहली कंडीशन ये है कि जो ये दो सोर्स है लाइट के, यानी प्रकाश के जो दो स्रोत हैं, ये जो एमिट कर रहे हैं लाइट, यानी जो भी ये वेव तरंगे जो उत्सर्जित कर रहे हैं, उनकी जो वेवलेंथ है और टाइम पीरियड है वो सेम हो, यानी दोनों का जो फेज है वो सेम। द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, और ये जो सोर्स है लाइट के, ये जो है पास पास होने चाहिए, स्रोत जो है वो पास पास होने चाहिए। द वेव्स एमिटेड बाय टू सोर्सेज शुड आइदर हैव जीरो फेज डिफरेंस और नो फेज डिफरेंस, या फिर इन दो सोर्सेज के बीच में या तो जीरो फेज डिफरेंस हो, यानी कि नो, यानी किसी भी तरीके का कोई भी फेज डिफरेंस ना। तो इस तरीके से आप जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को पहले जो है इसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद हम जो है यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यानी यंग के द्विक स्लिट प्रयोग का विवरण आपको लिखना है और आपको एक्सप्रेशन निकालना है फ्रिंज विड्थ यानी फ्रिंज चौड़ाई। तो ये जो पार्ट है आपका, ये होमवर्क है, इसको आपको होमवर्क से करके आना है। तो बच्चों, आज हमने जो आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस देखे। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, और जो ये लास्ट क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।